बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम। आज रेलवे को दोबारा हादसा पेश आया और मौजूदा हुकूमत का जो दौर है मजमूई तौर पर एक रिकॉर्ड है नया, जो हमें अगर एनालाइज़ करें तो इसकी वजूहात में बड़ा गहराई से जाके देखना चाहिए कि वो क्या वजूहात हैं कि मौजूदा हुकूमत जिसको हमने ये सर्टिफिकेट दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर मैनेजर साबित होंगे। 500 से ज़ायद दो नंबर है मेरे पास, एक 503 और एक है 530 530, जो मौजूदा हुकूमत के दौर में रेलवे को हादसात पेश आए हैं। इन सब में कैजुअल्टीज़ नहीं हुई, कुछ ऐसे हैं कि बोगियां जो हैं वो पटरी से नीचे उतर गई हैं, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड नंबर है शायद इस रीजन की हाईएस्ट एवरेज होगी। और ये उस दौर की हम बात कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी का दौर नहीं है, ग़ुलाम बिलोर का दौर नहीं है। हमारा ख्याल था ये पहले से बहुत बेहतर होगा। आज वाले हादसे में भी दो मज़ीद अफराद, दोनों रेलवे के मुलाजिम हैं, जो इस दुनिया से जो इस हादसे के सबब चले गए। लार्जली फाटक खुला रहता है, सिग्नल काम नहीं करता, और हर हादसे के बाद नोटिस लिया जाता है, एक कमेटी बिठाई जाती है ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए, और वादा किया जाता है कि 1 महीने के बाद हम ऐसा निज़ाम लाने लगे हैं जो यूरोप के अलावा दुनिया में अभी तक कहीं नहीं है, वो आज तक लगा नहीं है। ये एक ख़बर है जिसके ऊपर हम पहले कमेंट लेंगे। दूसरा, आजकल जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, घरों के अंदर काम करने वाले बच्चे और बच्चियाँ हैं, इतनी तवातर के साथ वो ख़बरें आ रही हैं। पहले इस्लामाबाद के एक जज के घर वाक़या पेश आया और जजों ने मिलकर सुलहनामा करा के फ़ारग कर लिया। आज एक और वाक़या है जिसमें एक रज़िया नामी लड़की है, फैसलाबाद से वाक़या रिपोर्ट हुआ, उससे रोटी जल गई है। तो जो मालकिन है उसने वो बोतल थी उसके हाथ में शीशे की, वही पकड़ी है मारने के लिए, और वो भागी है बच्ची बच के ऊपर छत की तरफ, तो उसके सर पे लगी है। जब वो नीचे उतरी है, खींच के उन्होंने उतारा है, तो उसके वो जो किचन नाइफ़ था उसके दूसरे हाथ में, वो उसने उसके बाजू के ऊपर मार दिया। और जो वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का उसके ऊपर स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा वालिदैन ने दोबारा पैसे लिए, सुलहनामा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा लीगल है, कानूनी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, पैसे लेकर अगर सुलह सफाई हो जाती है। अगर कानून को और ज़्यादा सख्त करें तो पुलिस वाले तो घरों के अंदर घुस जाएंगे, चार दीवारी का तकद्दुस जो है वो पामाल होगा। ये आज का हमारा दूसरा इशू और मेन टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स की 2 ईयर्स की एक्सटेंशन है। ये 3 टॉपिक हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जो गेस्ट हैं हमारे साथ, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम मारूफ एनालिस्ट हमारे साथ हैं, और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम शाइस खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। तीनों को खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम रेलवे से सिचुएशन हुई कि आज उसका अपडेट ले लें। नजम वली साहब, उनके DGPR हमारे साथ हैं। नजम साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। 500 से ज़ायद हादसा 3 साल में, ये एक नया रिकॉर्ड ही होगा। हमारे साहब बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान रेलवे का मौक़िफ़ अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। 503 का जो अमूमी तौर पर फिगर दिया जाता है वो रेलवे के रूल्स के मुताबिक फिगर अब तक सामने आया है, लेकिन उन रूल्स के मुताबिक अगर किसी लोकोमोटिव की हेडलाइट जो है वो फ्यूज हो जाती है, कोई लोकोमोटिव जो है उसका इंजन जो है फेल हो जाता है, किसी यार्ड के अंदर इवन कोई बोगी जो है डीरेल हो जाती है, किसी जगह शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, किसी इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है, ये तमाम एक्सीडेंट्स कहलाते हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि तो नजम साहब एक नया रिकॉर्ड ही होगा, ये पूरा रिकॉर्ड ही होगा एक नया 503 हादसा 3 साल के अंदर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें कि एक्सीडेंट वो है जिसमें कोई जानी माली नुकसान हुआ हो, कोई जख्मी हुआ हो, तो अगर आप उन एक्सीडेंट्स की बात करेंगे मलिक साहब, तो वो किसी तौर भी 250 से जायद नहीं है। आप अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि वो ऐसे हादसात की तादाद कम है जिसमें जानी नुकसान नहीं हुआ? जी, हम अल्लाह का शुक्र, हम तो मलिक साहब आज भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो जिस तरह जो रेलवे की बहाली का दावा था, नजम साहब, जो रेलवे की बहाली का दावा था कि हमने तो रेलवे को बहाल कर दिया, वो किधर है वो दावा? वो दावा अपनी जगह पर। आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान रेलवे वफाकी हुकूमत का वाहिद इदारा है जो हफ्ते के रोज भी छुट्टी नहीं करता, जहाँ पर इतवार के रोज भी जहाँ पर इजलास होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, काम होता है,
ये वो इदारा है जो 18 अरब कमा रहा था, इस बरस 40 से 41 अरब कमाने जा रहा है। ये वो इदारा था जो सिर्फ एक फ्रेट की ट्रेन चलती थी आज 3 से 4 साल पहले पूरे दिन में, आज वो 10 पे तादाद 11 पे पहुंची हुई है। पैसेंजर्स की तादाद 5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। आप मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि आप एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो हकायक को समझता है। आप यकीन करें कि जब कोई ऐसा हादसा होता है तो सबसे ज्यादा दुख, गम और अपना मुंह लटका जिनका होता है वो रेलवे के वो अफसरान होते हैं जो इसकी बेहतरी के लिए काम करें, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। आज मीडिया जो है उनके कितने अफसरान हैं, कितने अफसरान हैं 3 साल में जिनको सजा दी गई इन हादसात के ऊपर? देखिए, हादसा के ऊपर तहकीकात होती हैं और हर तहकीक के नतीजे में जिस पर जिम्मेदारी फिक्स होती है उसको सजा मिलती है। कितने अफसरान हैं जिनको सजा हुई हादसात के ऊपर? आप किन अफसरान को सजा दिलाना चाहते हैं? आप उनका नाम बता दें। जिस हादसात में कैजुअल्टीज हुई, जो जख्मी हुए, मैं उन सारों को सजा दिलाना चाहता हूं। नदीम भाई, मैं तो बड़ी सिंपल बात कर रहा हूँ ना कि जो भी जिम्मेदार करार पाता है उसको सजा दी जाती है। नजम वली साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। नैन बुखारी साहब, पिछले दौर की खराबियों की सजा हम अभी तक भुगत रहे हैं, ये क्या बात है? मुझे समझ नहीं आई। 3.5 साल बाद भी 503 हादसात हैं, ये कब ठीक होंगे? पिछले दौर की बातें कब जाएंगी? शुक्रिया नदीम मलिक साहब। गुजारिश है कि एक एडमिशन इनके रिप्रेजेंटेटिव का आ गया कि 503 का, और उसमें वो 175 का उन्होंने जिक्र ये भी किया, दिस इज़ ऑल्सो एडमिशन, जिसमें कैजुअल्टीज़ है, जिसमें कैजुअल्टीज़ भी हैं। ये तो इनकी परफॉर्मेंस है। और बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने किया कि कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे इन एक्सीडेंट्स के, और जो एक्सीडेंट्स हुए उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं फ़िक्स की गई और किसी को सज़ा भी दी गई कि नहीं देगी। आप देखें यहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई हैं, उन कैजुअल्टीज़ में अभी तक जहाँ पे कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, किसी को प्रोसिक्यूट किया गया? कभी पब्लिकली रेलवे इस पॉइंट को सामने लेके आई कि इतने के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए? अपार्ट फ्राम नेग्लिजेंस जो कुछ भी है, जो रेलवे के इंसिडेंट्स हुए हैं, इवन रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो दे आर प्रोसिक्यूटेड, लोगों के खिलाफ मुकदमात तो क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं। ये कम अज़ कम बता देते हैं कि कितने के खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट्स में उन्होंने कार्रवाई की और उस कार्रवाई का आउटपुट क्या हुआ, और वो जो कमेटियाँ बनाई थी उनके आउटकम क्या है, तो आउटकम क्या है। तो ये परफॉर्मेंस है इनकी। एक बात ज़रूर कि इन्होंने एडमिट कर लिया, कम अज़ कम एटलीस्ट ये क्रेडिट आप इनको दे दें कि जी हमने 500 एक्सीडेंट ज़रूर हुए हैं। लेकिन बात यह है कि एक्सीडेंट्स को एक्नॉलेज कर लेना कि एक हो गए हैं, लेकिन इसका है कि सदबाब के लिए क्या इक़दाम किए हैं, बुनियादी बात तो ये है। शाहिद खान अब्बासी साहब, अकाउंटेबिलिटी के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम दुरुस्त नहीं हो सकता, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं हो सकती। लेकिन 500 से ज़ायद हादसात हों, 250 ऐसे हो जिसमें कैजुअल्टीज़ भी हैं, तो लार्ज स्केल अकाउंटेबिलिटी चाहिए होती है। देखिए, सिर्फ बात अकाउंटेबिलिटी की नहीं है, हादसात हर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में होते हैं, ये इनहेरेंट है उनके अंदर, ये कोई नई बात नहीं, पूरी दुनिया में होते हैं। कोशिश ये होती है कि उनको कम किया जाए, और उनको कम करने में हादसात की पहचान बड़ी ज़रूरी होती है। ये वो इदारे थे जिनमें पहले हादसात को पहचाना ही नहीं जाता था, एक्सेप्टेंस ही नहीं थी। अब कम से कम आपने देखा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रूल से हटकर हो, जो प्रोसीजर से हटकर हो, उसको हादसा गिना जाता है। साहब, लेकिन मैं गुजारिश कर दूं, वो कौन सा दौर था जिसमें हादसात को पहचाना नहीं जाता था? माजी में नहीं पहचाना जाता था, छुपा दिया जाता था। इस साद रफ़ीक साहब से पहले साद रफ़ीक साहब ने बेपनाह मेहनत की है, इसमें कोई शुबा नहीं है। उनके जो बदतरीन डिट्रैक्टर्स हैं वो भी कहेंगे कि साद रफ़ीक साहब मेहनत ज़रूर करते हैं। इन नंबर में आपको रिफ्लेक्शन नज़र आती? मैं नंबर्स और भी हैं, रेवेन्यू डबल हो गया, ट्रेन की तादाद में बहुत बेपनाह इजाफा हुआ है। मुझे ये पता है कि तेल का एक कतरा भी ट्रेन पर नहीं जा सकता था, ट्रेन ना बोगियाँ थी ना इंजन थे। आज जो हम तेल की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसका बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रेन पर जाता है। लेकिन एक्सीडेंट्स को भी फिर भी जस्टिफाई देखिए, एक्सीडेंट्स मैंने पहले कहा ये इनहेरेंट है सिस्टम के अंदर, पूरी दुनिया में होते हैं। हमारे शायद बहुत ज़्यादा है सर, हमारे शायद ज़्यादा होते हैं। जैसे आज का जो वाक़या हुआ, इसकी अगर आप तस्वीरात देख जो मेरे पास हैं, वो ये हैं कि एक रेलवे फाटक था जो मैंड था, शहर के अंदर था, उसमें आखिरी वक्त एक ट्रक वाले ने घुसने की कोशिश की और बीच में पहुंचकर उसका एक्सेल जो था वो ख़राब हो गया, ट्रक वहाँ फंस गया। दुरुस्त है, ठीक है जी।
अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सिग्नल डाउन उसके बाद देखें, लोग आवाजें देते रहे सिग्नल को अप कर दो गाड़ी रुक जाए, ये सिस्टम है। देखिए सिग्नल मैनुअल्स नहीं होते, सिग्नल ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है। इसमें अब किसी को एक्शन लेना, जो गलती हुई है, चाहे वो गार्ड से हुई, चाहे वो किसी और से हुई, और जो हलाक हुए वो भी इंजन ड्राइवर और दोनों रेलवे के एम्प्लॉई हैं जी, वो इंजन ड्राइवर का मावन थे, जमीन पर किसी को नहीं हुआ। 6 लोग जख्मी हैं, थोड़ी सी हमारी जो, लेकिन इंजन के अंदर भी जो लोग थे वो उनकी जानें गई हैं, उनको आप अंडरमाइन मत करिए कि रेलवे के मुलाजिम कोई मशीन नहीं थे, इंसान थे जी। तो जब इतना बड़ा एक्सटेंडेड नेटवर्क हो तो पूरे मुल्क पर जो मुहित हो तो खराबियों को दूर करने में भी वक्त लगता है और उसके असरात को आने में भी वक्त लगता है। अच्छा, एक दिन में आप दुरुस्त नहीं कर सकते। मैं 25-30 साल की हुकूमतें देख रहा था, क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि नून लीग कहेगी पीपल्स पार्टी के दौर की खराबियाँ, पीपल्स पार्टी कहेगी मुशर्रफ के 9 साल की तबाही है। 85 ऑनवर्ड आप कर लें तो यही लोग घूम फिर के आगे पीछे आए ना, कोई फ़र्क नहीं आया आपको। 9 साल मुशर्रफ वाले काले तरीन स्याह तरीन दौर कर लें, बाकी तो यही लोग थे। देखिए तीसरी हुकूमत तो मियाँ साहब की अपनी है, 85 वाली हुकूमत में भी ये शामिल थे, गो के प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, तो फिर पिछली हुकूमतों में तो ये खुद जिम्मेदार है। नदीम साहब 2 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। एक तो रेलवे की कारकर्दगी के बारे में आपने सवाल किया। रेलवे की कारकर्दगी का जो बेस था आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, वो इतना गिर गया था। अब मौजूदा जो वज़ीर हैं इन्होंने उसको उठाया है, कारकर्दगी बेहतर हुई है। रेलवे का जो माशी कारकर्दगी का मामला है वो फ्रेट ट्रेन्स के ऊपर है, ये पैसेंजर्स के ऊपर दुनिया भर में कहीं रेलवे नहीं चलती। यहाँ पे फ्रेट ट्रेन्स बढ़ी हैं और फ्रेट ट्रेन बढ़ने की वजह से फ्रेट का रेवेन्यू जो है वो बढ़ा है। तो 3 साल 4 साल पिछले आप देख लें तो रेलवे की, पाकिस्तान रेलवेज की जो कारकर्दगी है, फाइनेंशियल ऑपरेशन, वो बेहतर हुई है पहले से। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि कारोबार हुकूमत किस तरह चलाया जाता है। 25 साल में आपने 85 से अब तक कहा। देखिए पाकिस्तान में कारोबार हुकूमत जो चलाया जा रहा है उसकी बुनियाद जो है वो वफादारी है, वो अहलियत नहीं है। अब एक आप बड़ा ज़बरदस्त वजीर किसी वजारत के ऊपर आके बिठा दीजिए, उसके नीचे जो भर्तियां हुई हैं पिछले 85 से ले लीजिए, पिछले 35-40 साल से जो लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं वो अहलियत और मेरिट की बुनियाद पे नहीं हुए। अगर वो वजीर साहब चाहें, 30 साल में आपने भर्ती किए थे। देखिए ये सियासी बालातर, सियासी पार्टीज का जो सियासी डिवाइड है ये सवाल उससे बालातर है। पीपल्स पार्टी ने भी यही किया, PMLN ने भी यही किया, और फौजी हुक्मरान उनके दरमियान जो आए वो भी इसी किस्म की हुकूमत चलाते रहे। तो किसी एक सियासी पार्टी को निशाना बना लेना कि उनकी वजह से ये हादसात हो रहे हैं वो दुरुस्त नहीं होगा मेरे ख्याल। ये जो 500 हादसात हैं ये किसके जिम्मे डालने हैं, बुखारी साहब की हुकूमत के या अब्बास साहब की हुकूमत के? नहीं, ये तो PMLN की हुकूमत की जिम्मा जाएगी, लेकिन जिम्मेवारी की वजह भी आपको ढूंढनी होगी कि वजह क्या है। Someone should be held accountable। मिट्टी पाव वाला काम ये पिछली हुकूमत की सजा हम भुगत रहे हैं, वो नहीं चल सकता सर। अब आप वापस बेसिक ऑफ सिस्टम में आ गए। मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं। सजा यकीनी नहीं होगी किसी भी सिस्टम। आपको दूसरे 2 चीजें सुनाता हूं क्योंकि दूसरी चीजें रह जाएंगी, उस पर भी हम पहले बुखारी साहब की एक्सपर्टीज है लॉ के ऊपर, इनसे राय चाहेंगे। रजिया का वो बयान सुनवाइएगा जो उसने अपने ऊपर होने वाले जुल्म के हवाले से दिया। BBC ने रिपोर्ट की है, हम BBC से ये लेके दोनों चीज़ें चला रहे हैं, दिखाइएगा जी। रोटी बनाने गई, रोटी जल गई और उसने उसलिए मारा पीटा ज़्यादा था। डरती छत पर गई छुपने के लिए, छत से खींचती खींचती नीचे लाई। नीचे ला के उसने पहले बोतल शीशे की मारी, एक बारी मारी और साइड पर लगी, फिर दूसरी दफ़ा सर में मारने लगी। मैंने गया हाथ की और हाथ पे लग गई। उसके बाद उसने मुझे छुरी मारी। ये वो बच्ची है जो कह रही है पहले बोतल से मारा फिर मुझे छुरी मारी। कसूर किस पे सज़ा मिली? रोटी पकाते हुए रोटी जल गई थी। लॉ मिनिस्टर पंजाब इसके ऊपर क्या कहते हैं, दिखाइएगा। जब लोग इस बात के ऊपर एग्री हो जाते हैं, और मैं तो समझता हूँ कि ठीक है, ये दोनों सज़ाएं हैं। यानी अगर एक आदमी को कैद की सज़ा होती है तो वो भी सज़ा है, फ़ाइन होता है तो वो भी सज़ा है, और अगर एक मुद्दई जो है वो एक ऐसी अमाउंट जो कि यानी एक फ़ाइन की एक ऐसी जो है वो यानी फ़िगर है कि बहरहाल वो फिर यानी सज़ा तो है ना, पंच तो करती है। और अगर उससे मुद्दई जो है, विक्टिम जो है, वो बराह रास्त जो है वो मुस्तफ़ीद होता है तो, और फिर उसकी मर्ज़ी भी है और उसकी विल भी है, तो मैं नहीं समझता कि हमें जो है वो इस बात को इस तरह से जो है वो शक की नज़र से जो है वो देखना चाहिए। ये इस कदर जुल्म वाला
बयान है और जुल्म की एक दास्तान है पहले जो उस बच्ची ने बयान की, और ये एक बच्ची नहीं है, ये पाकिस्तान के हर आपको शहर मोहल्ले में इस तरह के वाक़यात मिल रहे हैं और आजकल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहे हैं। बच्ची एक औरत लेती है कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर उसको इंगेज करता है, 4,000 5,000 एक को मिलता है, वालदैन कहीं बैठे हैं, ये भी नहीं पता किस घर में बच्ची जाती है और वहाँ तक तीसरे चौथे हाथ में बच्ची पहुँच जाती है। ये इंसानों के बच्चों की बात हो रही है। और जब मारा जाता है स्त्री से हाथ जलाए जाते हैं, कमर के ऊपर वो लाठियाँ मारी हुई हैं, उससे जिल्द उधेड़ी हुई है वो नज़र आती है, तो उसके बाद सेटलमेंट हो जाती है, 50,000 रुपये वो बुला के कोई माँ या बाप लेते हैं, स्टेट कहती है स्टेट वली है, पता नहीं कौन सी स्टेट वली है। जस्टिस साकिब निसार साहब 3-4 दिन बड़े तगड़े बयान दिए, उसके बाद पता नहीं कि वो कौन सी स्टेट वली थी, उन बच्चियों का वारिस कौन है जिनके साथ ये जुल्म हुआ। मैं सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब आपसे चाहूँगा, बड़ी ज़िम्मेदार पोजीशन पे आप रहे हैं, इन बच्चियों का कोई वाली वारिस है जिनके साथ ये सलूक हो रहा है? पहले तो ये देखें नदीम साहब के कैसे हालात हैं मुल्क में, किन हालात में वालिदैन को छोटे बच्चों को मुलाजमत के लिए भेजना पड़ता है। ओबियसली उनके माशी हालात ऐसे नहीं होते कि वो उनकी परवरिश कर सकें, और फिर उन बच्चों को मुलाजमत के लिए भेज दिया जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो डोमेस्टिक सर्वेंट्स के तौर पे वो काम करते हैं। पाकिस्तान में ये भी देखना पड़ेगा कि चाइल्ड लेबर का लॉ एग्जिस्ट करता है, तो फिर इस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता। सेकेंडली, अभी जिस बच्ची का आपने जिक्र किया और जिसका अभी स्टेटमेंट भी आपने सुनाई, और फिर वो लॉ मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट, बिलाशुबा जब कोई फ़िज़िकल असॉल्ट होती है और कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करता है कोई बंदा, चाहे वो माइनर पे करे या मेजर पे करे, तो उसमें 79 से पहले तो कंपाउंड करने का जो अख्तियार था वो सर्टन ऑफेंसेस का कोर्ट्स के पास होता था, लेकिन 79 ऑनवर्ड जब इस्लामिक लॉ इंट्रोड्यूस हुए तो फिर वो जहाँ पे केसेस होते थे या तो जो ज़ख्मी होता था उसके इख्तियार होता था, तो जहाँ कहीं माइनर होता था तो उसके वली को ये इख्तियार होता था। और अभी ये लॉ मिनिस्टर साहब रेफ़र कर रहे थे कि उसके वालिदैन ने माफ़ कर दिया, लेकिन आप एक को मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोर्ट्स को भी बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ उसको, और गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के नीचे जो कोई माइनर बच्चा है उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है, उसका सका वालिद उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, उसकी माँ उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती, और जो नेचुरल फादर है और जो नेचुरल गार्डियन है उसको परमिशन सीख करनी पड़ती है कोर्ट से, और कोर्ट इजाज़त देती है कि उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करे, और फिर कोर्ट उस पर पाबंद करती है उस वालिद को और या वालदा को कि विद इन आफ्टर एवरी 6 मंथ्स उसको अकाउंट्स देने पड़ते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी जो थी जो डिस्पोज ऑफ की उसकी क्या यूटिलिटी हुई है। तो उसी लॉ का इतलाक यहाँ भी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हर्ट केसेस में जहाँ कंपाउंड करने की बात है, लेकिन जब आप वेलफेयर की बात करते हैं, जब आप कहते हैं जी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, तो एटलीस्ट कोर्ट्स पे ये जिम्मेदारी ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई ऑफेंस कंपाउंड हो रहा है जहाँ पे डोमेस्टिक सर्वेंट्स के हवाले से जब ज़्यादती और जुल्म हो रहा हो, तो ये लिबर्टी और ये राइट सिर्फ गार्डियंस के पास नहीं होना चाहिए, वली के पास नहीं होना चाहिए, स्टेट वली बननी चाहिए, जो दावा था जस्टिस साकिब निसार का। शायद का कानून साहब, लॉ में ऐसी प्रोविजन नहीं डाली जा सकती इन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कानून मौजूद हैं, जिस तरह सनाउल्लाह साहब ने भी कहा और शाह साहब ने भी कहा कि कुछ ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं और उनको कंपाउंड करने की, कुछ हर ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है और वो इख्तियारात लवाकिन के पास हैं। अब उसमें क्या, अगर चाइल्ड लेबर की वायलेशन हुई है तो क्या वो पेरेंट्स पर पर्चा बनता है या जिन्होंने एम्प्लॉय किया उन पर पर्चा बनता है? तो इसको ज़रा, ये एक बड़ा खौफनाक और बड़ा दर्दनाक वाक़यात हैं जो अगर ये हुक्म है तो कानून को दुरुस्त करिए। आपकी पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी ना, कानून बनाइए। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कवानीन मौजूद हैं, आज भी चाइल्ड लेबर के लॉज भी हैं, किसी को तशद्दुद करने के लॉज भी हैं। बच्ची वाले केस से लेकर जो इस्लामाबाद के जजों ने मिलकर उसको घर छोड़ दिया, ये रजिया वाले केस तक 10-12 केस हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि ये माशरे के अंदर बड़े खौफनाक और बड़े दर्दनाक वाक़यात हैं, इनको माशरे ने कंडेम करना है, इन लोगों का सोशल बाइकआउट भी करना है, कानून भी हरकत में आना चाहिए। मैं नहीं समझता कि चाइल्ड लेबर का लॉ कंपाउंडेबल है, बिल्कुल मैं नहीं समझता। शाह साहब वकील हैं, बेहतर बता सकेंगे, लेकिन हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब को मैं ख्याल वहाँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उनको दिखाया गया। उनसे जो सवाल था शायद वो ये था कि ये
लॉ इसमें किस तरह अप्लाई होगा। तो एक हिस्सा उनके इंटरव्यू को दिखाया गया, अगर पूरा इंटरव्यू देखें तो वो ये इंटरव्यू नहीं है। तो मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि कानून को हरकत में आना चाहिए। इसमें माशरे की बात भी है, सियासतदानों की बात भी है, हुकूमत की बात भी है, इसमें जुडिशरी की बात भी है। पार्लियामेंट के अंदर सर इसके ऊपर एक आध दिन बहस करें, कुछ कानून की शक्ल बेहतर की जा सकती है। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आप इस पे फरमाइएगा, ये हम डोमेस्टिक वर्कर्स की कोई रजिस्ट्रेशन के हवाले से कोई काम नहीं कर सकते? कवानीन साजी तो करनी चाहिए जो जुल्म हो रही है, डाटा ही नहीं है। हमें डीएनए टेस्ट से इस्टेब्लिश करना पड़ा कि वो तैयबा बच्ची के वालिदैन कौन है। एक ठेकेदार खातून लेकर आई, दूसरे ठेकेदार के हवाले पिंडी में किया, उसने किसी और के घर मुलाजमा रखवा दिया कि मैं ये नहीं पता वालिदैन कौन है। जस्ट में ये सूरत हाल है। मलिक साहब, पाकिस्तान की ज़िंदगी का कोई भी शोबा उठा लें, उसके ऊपर जो कानून साजी हुई है, मेरा ये तजुर्बा रहा है कि बहुत खूबसूरत कानून साजी हुई। तकरीबन हर सेगमेंट ऑफ पाकिस्तानी लाइफ के ऊपर कानून साजी बड़ी ज़बरदस्त। कुछ तो गोरे की मेहरबानी है कि वहाँ से कवानीन चलते आ रहे थे और वो हमने भी अपना लिए। कवानीन का इतलाक़, ये मेन सवाल ये उठता है। देखिए, आइनी जिम्मेवारी है, हमारे आइन के अंदर लिखा है कि रियासती जिम्मेवारी है कि उसने छोटे बच्चों को स्कूल में भेजना है, उनकी एजुकेशन का मामला आइनी जिम्मेवारी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बेतहाशा कवानीन लिखे हुए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से जो आलमी कवानीन्स हैं उनका भी हम हिस्सा हैं, वो भी हम साइन कर चुके हैं। कानून का ढांचा, कानूनी ढांचा एग्जिस्ट करता है, कानूनी ढांचे का इतलाक़ नहीं हो पा रहा, और वो इतलाक़ किसने करना है? वो रियासती इदारों ने करना है। अब हमारे साथ बदकिस्मती का ये मामला हुआ कि रियासती इदारे, आप जितने भी गिन डालें, इस वक्त जितने रियासती इदारे उठा डालें, वो 20 करोड़ पाकिस्तानियों के मुफाद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? वो हुक्मरानों के लिए काम कर रहे हैं, और वो सोचे समझे मंसूबे के तहत एक डिलिबरेट प्लान है कि ये सारे रियासती इदारे जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों के लिए, उनके मुफाद के लिए काम कर रहे हैं। ये इस पार्टी का अलमिया नहीं है, ये इससे पहले वाली पार्टी का अलमिया नहीं है। ये 1971 से, जब हमने 73 में जब अपना आइन लिखा है, वहाँ से आज तक की तारीख देख लीजिए। जो रियासती इदारे हैं वो मुफाद 20 करोड़ पाकिस्तानियों का नहीं देखते। अच्छा, जो दूसरा हमारा प्रोग्राम का टॉपिक है, ब्रेक ले लें, ब्रेक करीब आ गई है। मैं एक मामूली सी बात ये है कि ऐसे केसेस में कानून भी मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी होनी चाहिए, लेकिन जुडिशरी को चाहिए कि डे टू डे हियरिंग करके सजाएं दे, फिर जाके ये एक डिटरेंस पैदा होगा, वरना ये वाकयात होते रहेंगे बदकिस्मती से। एक ब्रेक ले लें, दूसरा टॉपिक हमारा जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे उससे स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ वेलकम बैक। हम मिलिट्री कोर्ट्स का सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने वज़ीर आज़म साहब को कहा कि 3% पंजाब गैस पे अदा करता है, 47% आप इस्तेमाल कर लेते हैं, सुई सदन को आप कनेक्शन देते नहीं, पंजाब में पैसे लगाई जा रहे हैं। शायद का कहना बासी साहब बड़ा इतराज़ है, उन्हें आपको लेटर लिख दिया होगा। देखिए, मुझे बड़ी हैरानगी है, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पर चीफ मिनिस्टर सिंध को कई दफ़ा पूरा निज़ाम समझाया है कि कैसे चलता है, और ये जो अखबारात में आ रहा है जी फलाने करेक्शन दे दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्कीम्स हैं जो सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न इम्प्लीमेंट करते हैं, इनमें कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने कहा अरबों रुपया पंजाब में आपने सिस्टम की एक्सपेंशन पे लगा दिया, गैस हम पैदा करते हैं, लगा पंजाब में। देखें, गैस की बात नहीं है, अरबों रुपया सुई नॉर्दर्न में लगा है, माजी में भी लगता रहा है, सुई सदर्न में भी लग रहा है, माजी में भी लगता रहा है। इसमें ये कोई नई बात तो नहीं है। वो कंपनीज बोरो करती हैं, स्कीम्स बनाती हैं, इसमें कोई फेडरल गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगता, और उनको रिटर्न मिलता है उन स्कीम्स के ऊपर। ये उसकी बुनियाद है। चीफ मिनिस्टर साहब ने आपको शायद ना बताया हो कि रिकॉर्ड GDS जो होता है, गैस डेवलपमेंट सरचार्ज, यानी जो एक्सेस रेवेन्यू कंपनी अर्न करती है, वो हमने सिंध को दिया है। कितना दिया आप? मेरा ख्याल है इस साल कोई 32-34 अरब है। 32-34 अरब GTS की जी, ये उन्होंने नहीं बताया। तो सिंध में अगर वो 32-34 अरब की स्कीमें बनाना चाहते हैं, तो स्कीमें बना लें। सिंध में भी कोई बन सकती है जो क्राइटेरिया के अंदर है। बलूचिस्तान में 2,54,000 रुपया फी कंज्यूमर है, पंजाब और सिंध में 54,000 है। ये कंपनीज खुद करती हैं, इसमें हुकूमत का अमल दखल नहीं होता। कंपनीज जहाँ देखती हैं कि यहाँ स्कीम बन सकती है,
माजी में 2011 में बैन लगा दिया गया था, अब बैन को रिलैक्स किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि अगली 2-3 कैबिनेट मीटिंग में ये हट जाएगा, उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर साहब उसको रिलैक्स कर देते हैं। बैन सिर्फ SSGCF पे या SNGP पे? दोनों पूरे पाकिस्तान में 2011 में पीपल्स पार्टी ने ही बैन लगाया था। तो कोई भी जो SNGPL एक्सपेंशन या कोई स्कीम अनाउंस प्राइम मिनिस्टर करते हैं तो उसके लिए पहले वो रिलैक्स करते हैं? जी, पहले वो रिलैक्सेशन होती है। उसके अलावा भी कंपनी खुद स्कीम्स बनाती है, कंपनी खुद भी। मेयर बुखारी साहब, आप इस पे राय देंगे? देखिए जी, गुजारिश है कि ये जो इश्यूज़ हैं, इंटर प्रोविंशियल इश्यूज़ हैं, प्रॉपर फोरम जो है ना वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। ये 18वीं तरमीम के बाद कुछ बढ़ गए हैं क्योंकि आपने प्रोविंसेस को एम्पावर किया, वो कहते हैं हमारा राइट है हमें दो। फिर इस इश्यूज़ को मतलब सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव पे नहीं चलना चाहिए, और जब भी सारा कंसर्न नेशनल फाइनेंशियल वन कमीशन अवार्ड के हवाले से भी है, तो दैट इज़ वो जो उनका शेयर बनता है फेडरल डिविजिबल पूल में, वो तो NFC में जो एग्रीड है वो जाता है, वो तो मिलता खा नहीं सकता। लेकिन जब भी इस किस्म के इश्यूज़ क्रॉप अप होते हैं तो बेस्ट फोरम जो है, जब प्रोविंस के और बिटवीन फेडरेशन के या इंटर प्रोविंसेस को अगर इश्यूज क्रॉप अप होते हैं, तो बेस्ट फोरम जो है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। इसको उसकी मीटिंग बुलाई जाए, उसमें रिजॉल्व किया जाए, CCI को बुलाया जाए। ये इस पे एक कमेंट कर दिया, मैं फिर फारूक साहब से भी पूछूंगा, CCI को बुला सकते हैं, अच्छी बात है जी। CCI, ये सब चीज़ें CCI की बनाई हुई पॉलिसी के तहत ही हो रही हैं। ये हमने पॉलिसी, उन्होंने खत क्यों लिखा? गलत फहमी पे लिखा? CCI जी, खत क्यों लिखा उन्होंने? पॉलिटिक्स? मैं उसको पॉलिटिक्स ही कहूँगा, क्योंकि मैं खुद ज़ाती तौर पे उनको समझा चुका हूँ कई दफ़ा, और मैं आज भी मौजूद हूँ। वो चाहते हैं मैं सुबह आगे समझा दूंगा, तो आपके समझाने से वो समझे नहीं? वो उनको समझ आती है, लेकिन महरक़ात कुछ और हैं। सियासत खेलनी है तो सियासत खेल लें, नहीं। अगर समझना है तो मैं सुबह जाने को तैयार हूँ, मेरे दोस्त हैं, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। अगर कोई प्रोविंस से ग्रीव्ड है ना जी, तो फेडरल गवर्नमेंट को उसको सेटिस्फाई तो करना चाहिए। जहाँ पे से गैस जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है और उनकी कंजम्पशन कम है और बाकी प्रोविंसेस उसकी यूटिलाइज भी कर रहे हैं, से KPK में भी गैस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है और वो उनकी यूटिलिटी उतनी नहीं है, कंजम्पशन उतनी नहीं है जितनी फॉर ए लॉन्ग टाइम आप सुई से निकाल के इस्तेमाल करते थे, सुई के अंदर। साहब वो ये इश्यूज जो है ना, प्रॉपर गवर्नेंस ये है कि वो फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आप उस पर बैठ के उसको रिजॉल्व करें उसको। सर, मैंने एक फोरम पर नहीं, कई फोरम्स पर एविडेंस देकर उनको ये बताया कि जो आर्टिकल की 158 है, 1723 है, कोई वायलेशन आज गैस के हवाले से नहीं है। The post 18th amendment issues have been fully implemented as far as gas is concerned. There is not a single violation. सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज के 6 इजलास, एक स्पेशल कमेटी, फंक्शनल कमेटी बनाई गई, पूरे सूबों में इजलास हुए, कोई वायलेशन आज गैस के हवाले से पाकिस्तान में नहीं है। आप साईं को सुबह मुलाकात करें, मैं सुबह क्या, मैं अभी शाम को चला जाता हूँ, जब मिल लूंगा। फारूक सलीम मलिक साहब, मईशत और सियासत में तफरीक नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कि अभी जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, 5 रेगुलेटरी एजेंसी शायद हुकूमत ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया, हम मिनिस्ट्रियों के नीचे कर दी थी कि रेगुलेटरी इदारे जो हैं ये मिनिस्ट्रीज के नीचे चले जाएंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको, पहले लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया और कल शायद उसको पूरा स्ट्राइक डाउन कर दिया उस नोटिफिकेशन को। तो मामला ये है कि जो विफाक में बैठी है हुकूमत, वो चाहती है कि हर किस्म की ताकत पे काबिज हो जाए और उस ताकत के कब्जे के नशे के अंदर या उसकी सीकिंग दैट गोल, वो सियासत में और मईशत में तफरीक नहीं कर पाती है और नुकसान 20 करोड़ पाकिस्तानियों का। फारूक सलीम साहब, एब्सोल्यूट पावर में अभी भी कोई कमी नहीं है, बड़ी अखबारों में बड़ी अच्छी लगती है, रेगुलेटरी एजेंसीज आपने क्यों अपने नीचे लगी? अखबारों में बड़ी अच्छी लगती है कि रेगुलेटरी एजेंसी, हमने कब्जा नहीं कर लिया था रेगुलेटरी एजेंसीज पर। हम सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होती है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेक्शन होता है। जो रेगुलेटर्स हैं उनके अपने कवानीन बने हुए हैं, उनकी अथॉरिटी पे हम 1 इंच भी उनके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते। और कम से कम ओगरा की हद तक मैं बता सकता हूँ, आप खुद ओगरा से पूछ लें, ओगरा वॉज मच हैप्पियर विद दी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम देन दे आर विद एनी अदर मिनिस्ट्री। सर, आपके सामने आके कहते होंगे, मैं आप पूछ लें, 6 हफ्ते में हमने जितने ओगरा के मसाइल हल किए, कैबिनेट डिवीजन में एक बड़ा वसी डिवीजन है, उनके पास इतना वक्त नहीं होता, ना वो इश्यूज को समझते हैं जितने हमने 6 हफ्ते में ओगरा के मसाइल हल किए। मैं समझता हूँ पिछले शायद 6 साल में ना हुए। रेगुलेटरी एजेंसीज की जो रूह है वो है उनकी आज़ादी,
उनका जो मकसद है बनाने का वो ये है कि वो 20 करोड़ पाकिस्तानियों का मुफाद उन्होंने सेफगार्ड करना है। एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ प्राइवेट सेक्टर है, ये काम कर रहे हैं और बीच में रेगुलेटरी एजेंसी ने आपका और मेरा ख्याल रखना है। अगर रेगुलेटरी एजेंसीज को आप हुकूमत का हिस्सा बना डालेंगे तो जो उनकी रूह है वो आपने खींच ली। नहीं, मकसद क्या था? ये बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप कोई शख्स भी रेगुलेटरी एजेंसी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, वो किसी के मातहत नहीं है। अगर कैबिनेट डिवीजन है वो भी इसी हुकूमत का हिस्सा है, वो उन पर कोई कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करता। लाइन मिनिस्ट्री के नीचे करेंगे तो उनकी मकसदियत खत्म हो जाएगी। देखिए लाइन आप फिर वो नीचे की बात नहीं है, नीचे की कोई बात नहीं है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली जो फाइल थी वो पहले कैबिनेट डिवीजन हैंडल करता था, यहाँ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री करती थी। अगर आप ये समझते हैं कि उस पर कोई इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी किस्म का इन्फ्लुएंस कोई मिनिस्ट्री उस पर नहीं कर सकती। बहरहाल उन्होंने फैसला कर दिया सारा। आलमी इदारे अरब हाथ डॉलर देने को तैयार थे जैसे जैसे हम इनको आज़ाद करते चले जा रहे थे। इस नोटिफिकेशन के बाद सब घबरा गए हैं कि आपने तो इनको आज़ादी का कसम उठाई थी और आप वापस ले गए, उनके लोन सब बंद हो जाएंगे। सेक्टर्स डीरेगुलेट करेंगे और प्राइवेटाइज करेंगे। बिल्कुल, हम डीरेगुलेशन के हक में हैं और एक पैसा ना आलमी इदारे देते हैं, जो देते हैं उससे 10 गुना कंसल्टेंसी में वापस ले जाते हैं। माजरत से एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी भी इस पे और बात करते हैं। वेलकम बैक। जब इदारों के काम करने की बात की जाती है, हम जुडिशरी से कहते हैं कि वो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करे, वो इंसाफ से फ़ैसले ले। उसी सिलसिले की एक कड़ी है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त नागुज़ीर हालात के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स में दूसरी दफ़ा एक्सटेंशन, क्योंकि हम अदालतों से उन लोगों को सज़ाएँ नहीं दिलवा सके अभी तक जिनको सज़ा मिलनी चाहिए। 100 बंदों के कातलों को जो धमाका करते हैं मस्जिदों और मज़ारों के अंदर। नैयर बुखारी साहब, ये कोई खुशी का मुकाम नहीं है कि हमने वो लॉ आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेनेट से पास कर लिए, लेकिन देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। आपकी अदालतें फैसला नहीं करती। आपने दुरुस्त कहा कि जो हमारा जुडिशल सिस्टम है, फैसला करने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, गुनाह करने के बहुत सारे रीज़न्स हैं, और फिर जब आपने प्रोसिक्यूट करना है तो उसके लिए प्रोसिक्यूटर से लेके विटनेसेस तक और इन्वेस्टिगेशन करने वालों तक उनको तहफ़्फ़ुज़ होगा तो कोई बेटर एविडेंस भी कोर्ट्स के पास आएगी और जजेस के पास तहफ़्फ़ुज़ होगा तो फिर कोई वो कन्विक्शन। लीगल रिफॉर्म भी तो इसी पार्लियामेंट ने करनी है, क्यों नहीं की? इस पार्लियामेंट में रिफॉर्म करती जुडिशरी को मजबूत करती, लेकिन उनको बड़ा अपने आप को अनसेफ फील करते थे और फिर कोई कन्विक्शन रेट भी कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा था। और ये जो अमेंडमेंट है ये बड़ी एक्सेप्शनल अमेंडमेंट है टू दी कॉन्स्टिट्यूशन में, समझते अंडर दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जहाँ पे आप रूल ऑफ लॉ की बात करें, जब आप आइन की बात करें तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन यू नो। और आपको 2 साल पहले भी करना पड़ा ये, और वो भी बड़े एक्सेप्शनल हालात थे जब आपको करना पड़ा। और अभी भी पॉलिटिकल फोर्सेस ने जो डिसीजन लिया, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको सामने रखते हुए कि इस टेररिज्म से कैसे नबरदाज़मा हुआ जाए। क्या ये कन्फेशन नहीं है कि हमारे सिविलियन इंस्टीट्यूशन फेल टू बिल्कुल इट इज़ डिलीवर जस्टिस, इसलिए हम मिलिट्री कोर्ट्स पे रिलाई करने जा रहे हैं। इट इज़ फेलियर। मैं टोटली आप इसको फेलियर समझे ना जी। आप देखें ना, आप वो कानून और वो तरमीम आप लेके आए हैं जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से उसके हट के है, और आपने 2 साल पहले भी अमेंडमेंट की। लेकिन उसमें ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो सर्टन कमिटमेंट्स थी जब वो 2015 में ये अमेंडमेंट आई, जो मेजर्स लिए जाएंगे और वो मेजर्स नहीं लिए गए और फिर उसकी ज़रूरत महसूस। 2 साल का काफ़ी टाइम होता है, उस अरसे में भाई साहब अगर ये कर लेते, वो मेजर्स लेके आते, तो मेरा ख्याल है हमारा जो अपना जुडिशल सिस्टम है उसको कोई तकवीत मिलती और कोई दोबारा 2 साल के लिए एक्सटेंशन ना करनी पड़ती। अब अच्छा देखिए, जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो सॉल्यूशंस भी एक्सेप्शनल होते हैं, और ये भी वही चीज़ है। ये अगर आप प्योरली इसको एक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस में देखें तो शायद ये मुनासिब बात नहीं है। लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात हैं इस वक्त, और हमने तजर्बा किया पिछले 15 साल से हम इसमें फंसे हुए हैं इन हालात में, तो उसमें यही कंसेंसस कायम हुआ कि इस किस्म के कोर्ट्स हों
जो बगैर दबाव के फैसले कर सकें, जल्द फैसले कर सकें और एक डिटरेंस कायम हो टेररिज्म के लिए। भाई साहब, इसका भी तो इजहार है ना कि दूसरी अदालतों से ना जल्द फैसले हो सकते हैं, ना फौरी हो सकते हैं, और ना इन केसेस के ऊपर वो फैसला कर सकते हैं। 1% भी टेररिज्म केसेस में नॉर्मल कोर्ट्स में कन्विक्शन नहीं है। जी, तो इसीलिए जब तो आपको लीगल रिफॉर्म करनी चाहिए थी। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के लिए एक्सेप्शनल सॉल्यूशंस हैं, यही मैंने पहली बात कही थी। जुडिशियल रिफॉर्म भी तो एक हल था जी, जुडिशियल रिफॉर्म एक हल था, विटनेस प्रोटेक्शन, फेसलेस कोर्ट्स, बहुत कुछ कर सकते हैं। रिफॉर्म इस चीज़ के मामलात को काउंटर नहीं कर सकता। रिफॉर्म होता है सिस्टम का रिफॉर्म। जब दुनिया में ऐसे बहुत से केसेस हुए, ऐसे ममालिक हैं जहाँ जजेस ने निकाब पहनकर जेल्स के अंदर फैसले किए। तो सर फेसलेस कोर्ट का कांसेप्ट है फेसलेस कोर्ट, जी, वो ऐसी चीज़ें भी हैं। ये भी उसी किस्म की एक चीज़ है, और यहाँ ये मुनासिब समझा गया कि एक ऐसा इदारा है जो ये कर सकता है, और एक कंसेंसस कायम हुआ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आज इस बात पर एग्री करती हैं कि हमने पहले 2 साल दिए थे, अब 2 साल और देने की ज़रूरत है। उम्मीद है इस पीरियड में हालात इतने बेहतर हो चुके होंगे कि जैसे हमने कहा कि जुडिशल रिफॉर्म्स इस सतह के हो चुके होंगे कि इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं रहेगी। फ़ारूक सलीम साहब, 12 एग्जीक्यूशन हुई जिन लोगों को सज़ा हुई थी, तो 2 साल में हमने रिफॉर्म भी नहीं कर सके, विटनेस प्रोटेक्शन नहीं की, लीगल रिफॉर्म नहीं की। देखिए, अब क्या उम्मीद रखें? मलिक साहब, एक चीज़ का हमने सब ने मिल के इकरार कर लिया है कि सिविलियन अदालती ढांचा जो है वो इंसाफ मुहैया नहीं कर पा रहा। ये एडमिटेंस है, इसलिए हम फौजी बना रहे हैं। मैं सोचता ये हूँ कि जो सिविलियन ढांचा है वो तालीम भी मुहैया नहीं कर पा रहा, वो पाकिस्तानी आबादी को पानी भी नहीं दे पा रहा, वो बिजली के सेक्टर में भी फेल हो गया हुआ है, वो सिक्योरिटी भी नहीं दे पा रहा। तो अगर वही वाला आर्ग्यूमेंट आप इसको एक्सटेंड करते चले जाएं कि हम इंसाफ नहीं दे पा रहे थे, हमारा सिविलियन ढांचा, तो इसलिए हमने फ़ौजी अदालतें लगा दी, तो फिर ये बाकी तालीम के शोबे में भी फ़ौज को दे दें, ये पानी का शोबा भी फ़ौज को दे दें, ये सिक्योरिटी का शोबा भी फ़ौज को दे दें, बिजली का शोबा भी फ़ौज को दे दें। ये पूरा लॉजिक मुझे मन तक इसमें समझ नहीं आता। अब हमने 2 साल से अदालतें बनाई हैं, फ़ौजी अदालतें बनाई, 275 केसेस चले हैं मलिक साहब 2 सालों में, कोई ज़्यादा नंबर नहीं। उसमें से 161 को कन्विक्ट कर दिया गया, ज़्यादातर को फांसी और उम्र कैद दे दी गई, और उसमें से आपने बताया शायद 13 और 5 18 अब हो गए। 161 को सजाए मौत थी, 12 को हैंगिंग हुई थी, बाकियों को दूसरी सजाएं थी। 5 को उस दिन हुई है, ये 18 पे नंबर पहुंच गया, तकरीबन 18 पे पहुंच गया। अब सोचिए कि दहशतगर्दी की जो जंग है इसमें 60,000 से जायद पाकिस्तानी जाने जाए, बाकी केसेस रिव्यू पिटीशन में लगे हुए हैं। अच्छा, क्योंकि 60,000 में आप सोचिए, 60,000 को अगर आप सुपरवाइज करें, इसमें से 30,000 दहशतगर्द हैं। 30,000 दहशतगर्द हमने जंग में मार दिए हैं, यहाँ आपने 18 फांसी पे चढ़ा दिए, तो क्या बड़ा काम कर लिया। एक लाइन कुछ कहना चाहेंगे क्लोजिंग रिमार्क्स प्रोग्राम का टाइम रिगार्डिंग मिलिट्री कोर्ट्स? देखें जी, अब तो ये जो नई अमेंडमेंट आ गई है, 2 साल के लिए और इनको मौका मिल रहा है, लेकिन इसके साथ इनको मौजूदा हुकूमत को ये गौर करना चाहिए कि अगर बड़ी एक्सटेंशन तो मिल गई है, तो जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए क्या इकदाम उठाएंगे, और उनके लिए इकदाम उठाने ताकि 2 साल बाद हमें फिर रिवर्ट बैक ना करना पड़े और हम फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाएं। सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, शाहिद काका नबासी साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।